जय हिंद दोस्तों वीडियो के शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आज की बड़ी दिलचस्पी भरी है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, और एक स्पीच जो मैंने इस वीडियो में ऐड की हुई है दोस्तों उसको जरूर देख लेना, आपको बड़ी तसल्ली मिल जाएगी। आपको पता ही है कि 8वां वेतन आयोग पर कार्यान्वयन अभी चल रहा है, और जैसा कि संसद में बजट सत्र के दौरान अभी भी लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के, पेंशन वृद्धि को लेकर के सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है। आपने 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या रोड मैप बनाया है? क्या पेंशन में वृद्धि उनकी भी की जा रही है जो 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर आए हैं, उनको भी 8वां वेतन आयोग लागू है। और इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन आधारित पेंशन वेतन की वृद्धि की मांग की गई है दोस्तों। इनकम टैक्स में भी बदलाव के, अब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इस चीज को समझ जाएंगे दोस्तों। तो संसद में लगातार गूंज मच रही है, वो वीडियो थोड़ा आप जरूर दोस्तों उसको देख लेना। इससे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं 9 और 10 तारीख को संसद में क्या हुआ है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। तो सोमवार 9 फरवरी को जो है 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन का संशोधन को लेकर के आनंद भदौरिया जी ने जो है सवाल उठाए हैं, सरकार ने उसके जवाब दिए हैं। अब सवाल क्या है दोस्तों कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे वित्त विधेयक जो फाइनेंस जो एक्ट है दोस्तों 2025 में, उसके पीछे आपने देखा होगा कई सवाल उठ रहे थे। तो उसको लेकर के केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने के लिए अधिकृत किया है, और क्या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों से पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है। देखिए ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों। इसमें यह पूछा गया है कि जो वित्त विधेयक जो फाइनेंस एक्ट 2025 लेकर के आया गया है दोस्तों, उसमें जो, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग आ रहा है उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले के जो रिटायरी हैं पेंशनर्स हैं, और 31 दिसंबर 2025 के 26 से 1 जनवरी 2026 से, यानी कि जब से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, उन पेंशनरों की पेंशन जो तय की जाएगी उसमें कुछ अंतर किया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि हां तो क्या केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच ऐसा अंतर किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा अंतर किया है कि भाई 31 दिसंबर 25 से पहले के अलग कर रहे हैं और उसके बाद के अलग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा अंतर किया जा सकता है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें, अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा दें। और क्या 31 दिसंबर 25 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन संशोधन के लिए कवर किए जाने की संभावना है? यानी कि 31 दिसंबर 25 से को या इससे पहले जो रिटायरी आए हैं पेंशन भोगी हैं, तो उनको भी 8वां वेतन आयोग लागू कर रही है सरकार या नहीं कर रही है? अच्छा, यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? अच्छा, क्या 8वें वेतन आयोग ने नियमित आधार पर कार्य शुरू कर दिया है? कि 8वां वेतन आयोग तो आप 2025 जनवरी से आप चल रहा है, लेकिन काम शुरू किया है कि नहीं किया है? ठीक है ना, तो इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी 8वें वेतन की आ चुकी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वहां से भी आप अपडेट्स ले सकते हैं। पहले आप जवाब सुन लीजिए दोस्तों, 9 का है, 10 का भी बताऊंगा, उसके बाद वो वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं तो खुद उस वीडियो को देख करके खुश हूं कि किस प्रकार से सवाल किए गए हैं, मांग की गई है, लॉजिक बताया गया है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ऐसे जो हमारे विधायक या सांसद हैं, ऐसे सांसदों को जरूर जो है भेजा जाना चाहिए संसद में, ताकि वो हर चीज को लॉजिकली उस चीज को पॉइंट भी रेज कर सकें, और इवन कि उसका सवाल, उसका उत्तर और सारा जो है कंपैरिजन भी कर सकें। इसलिए वीडियो जरूर देखना। पहले इसके उत्तर सुन लीजिए दोस्तों जो ये सवाल पूछे गए हैं। अच्छा जी, पहला तो आप देखिए क, ख और ग, ये क, ख, ग 3 सवाल हैं यहाँ पर कि कोई अंतर किया जा रहा है 31 दिसंबर 2025 और उसके बाद वालों में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा साधारण नियमावली 2023 और उससे जुड़े मामलों के समय समय पर निर्देशों द्वारा शासित होती है। पेंशन का संशोधन अन्य बातों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत
सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया गया कि हमने भाई सामान्य आदेश दिए हैं, आपने देखा टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो उसके माध्यम से हमने 8वें वेतन आयोग को कार्य करने के लिए कह दिया है। और वो जो 8वां वेतन आयोग है किसके हिसाब से काम करेगा, जो सीसीएस नियमावली 2021 है, 2023 है, ठीक है। इन चीजों को लेकर के, और केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। विभिन्न श्रेणियों से मतलब दोस्तों कि आप समझ ही रहे होंगे कि लेवल 1, 2, 3, 4 जो, या फिर आप डिफेंस के अंदर देखिए जेसीओ, ओआर, ऑफिसर, तो अलग अलग श्रेणियां इसमें जो है बांटी हैं दोस्तों कि लेवल 1 जो 3, 4, 6 हैं, 12 तक अलग अलग, ये इनके पास में अलग अलग सिफारिश करता है। और वित्त अधिनियम जो एक्ट आया है दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 25 के भाग 4 में यह लिखा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली तथा भारत की समेकित निधि से पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विधिमान्य किया गया है और यह मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है। तो इनका कहने का मतलब है दोस्तों, जो फाइनेंस एक्ट 2025 आया है तो वह जो है सीसीएस के जो रूल और नियम है दोस्तों पेंशन के, उसमें यह कोई बदलाव नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी विचारार्थ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ में, अब ये तो जवाब है इनका, ठीक है, अधिसूचित कर दिया है। दिनांक 3/11/25 के संकल्प के अनुसार आयोग इसके गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा। अच्छा, आपको पता ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अधिदेशित किया गया है। तो इस चीज को आप समझ रहे हो दोस्तों कि यहां पर कोई बदलाव नहीं करता, यानी कि जैसे पुरानी व्यवस्था थी कि पेंशनर्स का भी पेंशन रिवीजन होना है, उस चीज को बताया गया है और इसमें बदलाव या परिवर्तन नहीं करता, यानी कि 31 दिसंबर 25 से पहले और उसके बाद वालों के उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरा दोस्तों, जो वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि, तो इसमें पेंशन को भी शामिल किया गया है। आप इस चीज को समझ गए होंगे, इस चीज को सरकार ने क्लियर कर दिया। अब 10 फरवरी को भी दोस्तों, 10 फरवरी को भी राज्यसभा में सवाल किया गया था, मैं हिंदी में ही आता हूं, ठीक है ना। सवाल क्या किया गया था, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, और इन्होंने सारे सवाल पूछे हैं कि आप वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, कि भाई 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है। अभी वेतन आयोग द्वारा वेतनमान, भत्तों, पेंशन प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। किस बेस पे 8वें वेतन आयोग को रिवाइज किया जा रहा है, उनमें क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या चीजें ले रही है, किसके आधार पर जो है फिटमेंट फैक्टर जो है फिक्स किया जाएगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय सीमा क्या है, और उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोड मैप क्या है। अगर सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी तो सरकार अपना रोड मैप बताए कि हम इस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे लगातार दोस्तों, जब तक आपको 8वां वेतन आयोग मिल नहीं जाता, इवन कि उसके बाद भी पूछे जाएंगे। क्या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाली वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, कि भैया 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे तो कितना केंद्रीय बजट में कितना असर पड़ेगा, क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए यदि आपने कुछ ऐसा किया है। अब इनका सवाल देखिए, दो पॉइंट में खत्म है। इसका जवाब क से ग तक, कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु 3 नवंबर को संकल्प अधिसूचित किया है, जो इसके गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मामलों जैसे पेंशन, भत्ते, वेतन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा। और दूसरा सवाल जो जवाब, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा। यानी कि दोस्तों, जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसी के बाद सरकार इसका आंकलन करेगी और सरकार को यह पता लग पाएगा कि जो राजकोषीय प्रभाव है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में तो कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। तो ये थी दोस्तों 8वें वेतन आयोग की अपडेट। और अब सुन लीजिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के हैं राघव चड्ढा जी, इन्होंने संसद में देखो किस प्रकार से जो है आवाजें उठाई हैं, वेतन, पेंशन, इनकम टैक्स
ठीक है ना, और वेज। तो इन चीजों को लेकर के आप ये वीडियो देख लीजिए, और लास्ट में दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और कुछ कमेंट हो, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। सर मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि PLI की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज। इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन was more than द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर फोर्थ प्रॉब्लम